हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सेंटर। क्या आप कोर्ट के लंबे चौड़े प्रोसीजर्स यानी प्रक्रिया से बचकर अपना मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं? तो आज से मैं एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका वीडियो मैं अल्टरनेट वे में अपलोड करती रहूँगी। ओके, यानी एक दिन गैप करके वीडियो को अपलोड करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एंड जितने भी इसके अमेंडमेंट्स हैं वो भी साथ में लेकर चलेंगे। ओके, एक्चुअली डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो एवरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है एंड यहाँ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एंड मेडिएशन तीनों तरीके से मैटर को सॉल्व किया जाता है। जैसा केस रहेगा उस अकॉर्डिंगली। ओके, इसे बनाने का मेन पर्पस है कोर्ट के केसेस को कम करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जो दोनों पक्षों को आपस में समझौता कर लेने से बहुत ही आसानी से केस को ख़त्म किया जा सकता है और इससे कोर्ट के पेंडिंग केसेस को भी सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, यदि आप एक लॉ स्टूडेंट्स हैं एंड जुडिशियरी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट के प्रोसीजर से परेशान हैं, बार बार डेट पर डेट मिल रहा है, तो यह लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग भी जानते हैं कि कोर्ट में कोई भी केस कितना लंबा चलता है। समय लेने वाली और महंगी अदालती कार्रवाई एक्सपेंसिव कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करती है आर्बिट्रेशन, जिसके द्वारा पक्षों की सहमति से विवादों का व्यवहारिक, सस्ता, लचीला और त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है आर्बिट्रेशन। ओके, तो जानते हैं आर्बिट्रेशन क्या है। आर्बिट्रेशन क्या है? तो आर्बिट्रेशन का मतलब ही होता है किसी भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जाए आर्बिट्रेटर्स के द्वारा। यानी जब आर्बिट्रेटर्स के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जाता है तो इसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे आर्बिट्रेटर्स कौन है, क्या है? जब किसी दो व्यक्ति के बीच किसी मुद्दे पर बहस हो जाती है और फिर डिस्प्यूट हो जाता है, तब इन्हीं दोनों व्यक्ति द्वारा किसी थर्ड पर्सन को हायर किया जाता है जो इनके बीच छिड़े हुए डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके, सॉल्व कर सके। यह जो थर्ड पर्सन को हायर किया गया इसे आर्बिट्रेटर्स कहेंगे, यानी मध्यस्थता कहेंगे। आर्बिट्रेटर्स एक या एक से अधिक भी हो सकता है। आर्बिट्रेटर्स का जो भी फैसला यानी जजमेंट आता है उसे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। द पार्टीज रिपोज कॉन्फिडेंस इन जजमेंट एंड हेंस द अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन देम। दोनों पक्ष उनके निर्णय में यानी कि आर्बिट्रेटर्स के निर्णय में विश्वास व्यक्त करते हैं और इसलिए आर्बिट्रल अवार्ड उन पर बाइंडिंग होता है। ओके, तो देखिए ये जो है आर्बिट्रेशन वो इनएक्सपेंसिव होता है, प्रैक्टिकल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्पीडी रिजोल्यूशंस होता है। इसमें स्पीडी रिजोल्यूशन होता है डिस्प्यूट्स का, जल्दी डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, विवाद को खत्म किया जाता है। ओके, तो ये एक्ट आया कब? तो 25 जनवरी 1996 को। ये जो अधिनियम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसका इन्फोर्समेंट डेट है 25 जनवरी 1996। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। ओके, तो चलिए अब और भी कुछ इसमें जानते हैं क्या है। इससे पहले लॉ क्या कह रही है, इससे पहले हमें कुछ और भी जानना है कि स्कोप क्या है, आर्बिट्रेशन का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। आर्बिट्रेशन एक लिटिगेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें आर्बिट्रेटर्स को बुलाया जाता है कि वो फैक्ट्स को फाइंड करे, देन लॉ अप्लाई करे और फिर जो रिलीफ पॉसिबल है उसे पार्टीज को वो रिलीफ ग्रांट करे। ठीक है, जिसको जितना रिलीफ ग्रांट करना है लॉ के द्वारा उतना ही रिलीफ दिया जाएगा। आर्बिट्रेशन एक सिविलाइज्ड वे है किसी भी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें कोर्ट की लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं किया जाता है। एक सिंपल एंड सिविलाइज्ड वे में किसी भी मैटर्स को आर्बिट्रेटर्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है इन द कैपेसिटी ऑफ ट्राइब्यूनल्स ऑफ देयर चॉइस। ओके, तो ये था स्कोप। अब देखिए लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। ओके, एक और बात, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इसे आने से पहले भी
बहुत सारे एक्ट थे, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, 1937, 1960, इन सब को जो भी प्रीवियस एक्ट थे उसे रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया और तब 1996 वाले एक्ट को लाया गया। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 आने के बाद डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, इन सब से रिलेटेड जो भी लॉ पहले बना हुआ था उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। इतना ही नहीं बल्कि कंसिलिएशन यानी सुलह से रिलेटेड लॉ को भी डिफाइन किया गया, जो पहले नहीं डिफाइन किया गया था। इसमें इससे रिलेटेड सारे मैटर्स को भी बताया गया। इंडिया में सभी फॉर्म में, एवरी फॉर्म में आर्बिट्रेशन प्रचलित है और कानून अब स्पष्ट रूप से इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को मान्यता देती है और permit those types of arbitration which are made for the special purpose, यानी ad hoc arbitration को अनुमति देता है। ओके, लॉ एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइजेज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एंड परमिट व्हाट, एड हॉक आर्बिट्रेशन। ओके, चलिए यहां तक हो गया। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, इस अधिनियम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सबसे पहली बात, न्यू लॉ में मेजर चेंजेस लाया गया, बहुत सारा चेंजिंग लाया गया है न्यू लॉ में, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो सके और कुछ ऐसा सर्कमस्टांस भी क्रिएट किया गया जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स यानी वाणिज्यिक विवाद के समाधान और फॉरेन अवार्ड्स को लागू करने की सिस्टम पर भरोसा हो सके। अब कुछ फीचर्स है इसमें, वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। पहला है comprehensively covered domestic and इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। यह अधिनियम व्यापक रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और कंसिलिएशन को कवर करता है। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट आर्बिट्रल प्रोसीजर। यह अधिनियम निष्पक्ष यानी ट्रांसपेरेंट और कुशल मध्यस्थता यानी एफिशिएंट आर्बिट्रेशन प्रक्रिया प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट है, यह अधिनियम आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल द्वारा अनिवार्य स्पीकिंग अवार्ड का प्रावधान करता है। इट मीन्स इट प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी स्पीकिंग अवार्ड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, इट मिनिमाइजेज द सुपरवाइजरी एंड इंटरवेंशनरी रोल ऑफ द कोर्ट। यह आर्बिट्रल प्रोसेस जो है वो अदालतों की हस्तक्षेपकारी और सुपरवाइजरी रोल को कम करता है, मिनिमाइज करता है, उन्हें हेल्प करता है, कह सकते हैं हेल्प भी कर सकता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद, every final awards is enforced in the same manner as if it were a decree of court। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ है, इसमें प्रत्येक अंतिम मध्यस्थ निर्णय यानी एवरी फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड उसी तरीके से लागू किया जाता है जैसे कि वह कोर्ट का आदेश रहा हो। ओके, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया एक केस में, भारत सेवा संस्थान वर्सेस भारत सेवा संस्थान वर्सेस उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड में। ये केस है 2007 का। यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है, वो मिसप्रिंट हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। इस केस में जो भारत सेवा संस्थान वर्सेस उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इस केस में मेन ऑब्जेक्टिव दिया गया इस एक्ट का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आर्बिट्रल प्रोसीजर का प्रोविजंस बनाना, उससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाना और कोर्ट के रोल्स को मिनिमाइज करना, जैसा पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। स्कोप तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब बचा है स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर है, टोटल सेक्शन जो है इस एक्ट में वो 86 है, टोटल शेड्यूल 7 है एंड टोटल पार्ट जो है वो 4 है।
The act contains 86 sections and 7 schedules and is divided into 4 parts. पार्ट 1, एक बार देख लेते हैं कि वो चारों पार्ट में क्या क्या दिया गया है। पार्ट 1 जो है इसमें मध्यस्थता से रिलेटेड प्रोविजन बना हुआ है। पार्ट 2 में सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स को लागू करने से रिलेटेड प्रोविजंस बना हुआ है, जैसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में, जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में, इन सब से रिलेटेड प्रोविजंस बना है पार्ट 2 में। Part 2 deals with enforcement of certain foreign awards, that is New York Convention Award, Geneva Convention Award. ओके अब थर्ड पार्ट में क्या है, तो थर्ड पार्ट में बताया गया सुलह किस तरह से होता है, उसका प्रोविजन दिया गया है। पार्ट थर्ड डील्स विथ कंसिलिएशन। पार्ट 4 और लास्ट है पार्ट 4, इसमें सप्लीमेंट्री प्रोविजंस दी गई है जो हाई कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल मेकिंग पावर से रिलेटेड है। ओके यह अधिनियम जो है वो होल इंडिया में लागू होगा, यानी पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ ये अधिनियम हर जगह एप्लीकेबल होगा। हालांकि सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 जो है वो हमें बताता है कि पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जम्मू कश्मीर पर तभी लागू होगा जब वह इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल कॉमर्शियल कंसिलिएशन से रिलेटेड होगा। बट पार्ट 2 के एप्लीकेशन के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं गया है। ओके जहाँ तक घरेलू मध्यस्थता यानी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इज गवर्न्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1997। ओके से जहाँ तक घरेलू मध्यस्थता यानी कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का संबंध है वो जम्मू एंड कश्मीर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1997 उन्हें नियंत्रित करता है। ओके तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू।